नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और कुछ और चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ने लास्ट टर्न में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी और जिसके अंतर्गत भूगर्भ के अंदर कैसे जानकारी हो पाएगी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज है, क्या मटेरियल है। उसके लिए दो तरह के स्रोत ढूंढे थे, जिसमें प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे खुदाई करते जाते हैं, खनन कार्य करते जाते हैं, तो वहां पे जो चेंजिंग मिलती है, जो हवाएं मिलती हैं, गैसेस मिलती है, दबाव मिलता है, उनके आधार पे कुछ जानकारी मिल सकती है। या ज्वालामुखी उद्गार के कारण से भी जब अंदर से गर्म लावा निकलता है तो उस गर्म लावे से हमको जानकारी मिलती है कि उस मैग्मा में कितनी गहराई में कौन सा पदार्थ है। और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिसमें हम जमीन के नीचे नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसकी मोटाई को, उसके दबाव को, उसके घनत्व को ध्यान में रख करके हम कुछ न कुछ अनुमान लगाते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे पास एक महत्वपूर्ण ऐसा स्रोत है जिसको हम भूकंप कहते हैं। अब ये अप्रत्यक्ष स्रोत है भूकंप। और ये भूकंप के बारे में क्या है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि भूकंप किसे कहते हैं, या आकलन लगाते हैं कि अचानक धरती कांप उठती है, उसमें कंपन उठने लगता है और उसको हम भूकंप कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि भूकंप धरातल के ऊपरी भाग में होने वाला वो कंपन है और लहर है जो धरातल के ऊपरी हिस्से में लचीलेपन के कारण से और गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में आने वाली क्षणिक बाधा से ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब सोचना ये है कि ये भूकंप हुआ, हमको झटके लगे, कंपन हो गया, लेकिन इस कंपन से क्या होता है, कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी तरंगे? कुछ तरंगे ऊर्जा की उत्पन्न होती हैं और ये तरंगे चारों ओर फैलकर भूकंप को जन्म देती हैं। और अब कौन कौन सी ऐसी तरंगे हैं, लेकिन जिस जगह भूकंप उत्पन्न होता है उस जगह को, उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? इपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। जिस जगह मेन कंपन स्टार्ट जहां पे होते हैं, मेन ठोकर होती है, उसको हम इपी सेंटर बोलते हैं। इसके बाद वहां से धीरे धीरे तरंगे आगे बढ़ना शुरू होती हैं और कई प्रकार की तरंगे इसमें होती हैं। तो अब उन तरंगों में यदि हम देखते हैं क्रम से कि कौन कौन सी तरंगे होती हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार की तरंगे मिलती हैं। नंबर 1 में हम बात करते हैं जिनको हम प्राथमिक तरंग कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। और इन तरंगों की क्या होता है, ध्वनि के तरंगों के समान ही इनकी स्पीड होती है। अब ये प्राइमरी वेव्स हैं, इसलिए इसको पी वेव्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और भूकंपीय तरंगे ये पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती हैं, साथ में ये आगे पीछे चट्टानों को ढकेलती हुई चलती हैं और ये 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच में इनकी गति होती है। ये प्राथमिक तरंगे हो गई। इसके बाद द्वितीयक तरंगे। अब ये जो द्वितीयक तरंगे हैं आपकी, इनको सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती हैं और प्रायः इनकी जो स्पीड होती है, इनकी गति होती है, ये 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक इनकी स्पीड होती है और आंतरिक भागों में काफी गहराई तक चली जाती है। अब बात आती है कि तीसरी प्रकार की कौन सी तरंग होती है, तो तीसरी जो तरंग होगी उसको हम दीर्घ तरंगे कहते हैं और इसको हम लॉन्ग सरफेस वेव्स के नाम से एल वेव्स भी कह सकते हैं। एल वेव्स इसको कहते हैं। ये क्या होती है? सरफेस वेव्स होती हैं,
तो धरातल में चलती हैं और पूरा चक्कर लगाने के बाद भूकंप केंद्र में ये दोबारा पहुंचती हैं और इनका मार्ग चूंकि लंबा हो जाता है इसलिए इनकी गति धीमी हो जाती है और इनकी जो स्पीड है दीर्घ तरंगों की एल वेव्स की ये 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इनकी स्पीड धीमी होती है इसलिए नुकसान यही तरंगे ज्यादा फैलाती हैं। अब इसके बाद भूकंपीय तरंगों का जो संचरण होता है उसमें ये तरंगे पी तरंगे कंपन की दिशा में समानांतर कंपन करती हैं, इससे शैलें फैलती और सिकुड़ती हैं। दूसरा एस जो तरंगे होती हैं ऊर्ध्वाधर तरंग में चलती हैं और अपने क्षेत्र में गुजरने के क्षेत्र में उभार और गर्त बना देती हैं और इसके बाद कुछ छाया क्षेत्र भी उद्भव होते हैं। अब छाया क्षेत्र क्या है? यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं। ठीक है, इससे भूकंप कितनी मात्रा में आया है उसकी स्थिति का रिकॉर्ड इसमें हो जाता है। तो भूकंप के लेखीय जो यंत्र होता है उसमें भूकंपीय तरंगों को ये रिकॉर्ड कर लेता है और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां ये तरंगे रिकॉर्ड नहीं हो पाती। इसका मतलब ऐसे क्षेत्र क्या कहलाएंगे? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाएंगे। भूकंपीय छाया क्षेत्र शैडो जोन कहलाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आप इसको यहाँ से डिटेल बना के तैयार कर सकते हैं। और भूकंपीय छाया क्षेत्र दूसरे भूकंपीय छाया क्षेत्र से वो अलग होता है। तो इस तरह ये भूकंपीय छाया क्षेत्र हो गया। और इसके बाद और हम कुछ आगे बातें करते हैं। तो अब भूकंप क्या है? एक तो जनरल भूकंप था जिसमें धरातल में एक कंपन हुआ था। इसके बाद ज्वालामुखी भूकंप, ये क्या है? इसको हम वोल्केनिक अर्थक्वेक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जिस समय ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, उस समय ये भूकंप उत्पन्न होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। और इस समय गैस, लावा, ढेर सारे अंदर के पदार्थ तीव्रता से बाहर की ओर निकलते हैं और तीव्र विस्फोट के साथ ऊपर की ओर उछलकर नीचे गिरते हैं और धरातल में कंपन होने से भूकंप आता है। तीसरा प्रकार क्या है? नियात भूकंप, कोलेप्स। खनन क्षेत्रों में जब खानों की छत ढह जाती है तब हल्के झटके उत्पन्न होते हैं, इनको हम नियात भूकंप कहते हैं। फिर आता है विस्फोट भूकंप। परमाणु विस्फोट या रासायनिक विस्फोट जब हम करते हैं तो इससे कंपन जो होता है उस भूकंप को हम लोग भूकंप विस्फोट कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। और फिर अगला नंबर 5वां आता है बांध जनित भूकंप। इसमें जो विशाल बांध बनाए जाते हैं पानी के, उस क्षेत्र में जो भूकंप आएगा उसको भूकंप बांध जनित भूकंप कहते हैं। इतनी बातें तो यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद नंबर आता है कि भूकंप का मेजरमेंट कैसे होता है, कैसे हम भूकंप को नाप सकते हैं। तो इसके लिए भूकंप के प्रभाव को नापने के लिए, तीव्रता को नापने के लिए एक स्केल हुआ करती है जिसको हम रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। अक्सर जब प्रश्न आता है कि भूकंप किससे मापते हैं तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और इसमें भूकंप की तीव्रता के लिए जो अलग अलग सेक्शन बने होते हैं उसमें 0 से 10 माप तक बनी होती है। अत्यधिक यदि भूकंप हो गया, इसके झटके हो गए तो वो 7, 8, 9 तक पहुंच जाते हैं। और चूंकि इटली का के जो भूकंप वैज्ञानिक है ना, वो वैज्ञानिक मार्केली के नाम से उनको जाना जाता है। और साथ में भूकंप के प्रभाव को भी देखते हैं कि कौन कौन से प्रभाव होते हैं भूकंप के। जब भूकंप आता है तो उससे क्या होते हैं, नुकसान होते हैं कि फायदे होते हैं। तो भूकंप के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, इसमें भूकंप एक तरह की आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और ये बिना समय बताए अचानक ये अनायास प्रकट हो जाती है और जन धन का नुकसान हो जाता है। और विनाश के साथ साथ भूमि
तेजी से हिलती है और समस्त जीव आपस में विचलित हो जाते हैं। धरातलीय संगति हो जाती है, ऊंचा नीचा धरातल हो जाता है। इसके अलावा भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय ढालों में बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, वो क्या होते हैं, टूट करके वो फिसल करके गिर जाते हैं, भूस्खलन को जन्म देते हैं। मृदा द्रवण भी होता है, उसमें तापमान और दबाव के बढ़ने से मिट्टी का विनाश भी होता है, उपजाऊ क्षमता नष्ट होती है। धरातलीय झुकाव भी हो जाता है, क्योंकि चट्टानों में नीचे असंतुलन पैदा हो जाता है तो ढाल वगैरह बन जाती है। हिमस्खलन होता है, धरातलीय विस्थापन होता है। क्या होता है, इसमें जो धरातल के नीचे बड़ी बड़ी प्लेटें हैं वो खिसक जाती है, इनसे भी नुकसान होता है। बांध टूट जाते हैं। तो यहाँ तक ढेर सारे ये नुकसान है। आग लग जाती है, भवनों का विनाश होता है और वस्तुओं का गिरना। अक्सर जब भूकंप आता है तो बिजली के खंभे गिर जाते हैं, मीनारें गिर जाती है, वृक्ष गिर जाते हैं। सुनामी भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि महासागरों में तल के नीचे जब जमीन हिलती है, कंपन होते हैं, तो उनके साथ साथ समुद्र का पानी भी महासागरों का हिलता है और उससे जो है भयानक विनाश होते हैं और सुनामी आ जाते हैं। तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने जानकारी ली इतनी चीजों की। इसके बाद और कुछ थोड़ी सी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और भूकंप की आवृत्ति क्या है, कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। शुरुआत में इसमें झटके हल्के होते हैं, कहीं तीव्र लगते हैं, और जहां भ्रंश होता है वहां भूकंप के तीव्र जब झटके आते हैं तो विनाश होने लगता है। और यहाँ पे जो आवृत्ति रिक्टर स्केल पे होती है वो 8 से अधिक तीव्रता की होती है। तो इतनी बातें आज हम लोग ने पढ़ी। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने नोट्स क्लियर कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक हम बताते जा रहे हैं इससे क्वेश्चन आंसर आप निकालते जाइए और हमको चेक कराते जाइए, और इसके बाद इसी से आपके एग्जाम होंगे और पूरी तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।